रिजू अभी सोया ही था कि दरवाजे पर एक दस्तक हुई। इतनी रात को दस्तक सुनकर थोड़ी घबरा गई दीपिका। रात के अभी 10 बज रहे थे। दीपिका ने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजे के सामने उनके ससुर जी खड़े थे। वो कुछ घबराए हुए लग रहे थे। दीपिका ने उन्हें अंदर बुलाया और एक कुर्सी देकर बैठाया। फिर उनसे जानना चाहा कि आखिर बात क्या है। राधे श्याम जी अभी तक घबराए हुए नजर आ रहे थे। उनके माथे से पसीने की बूंद साफ दिखाई दे रही थी। दीपिका ने उनको एक गिलास पानी पीने को दिया। पंखे का स्पीड भी अब उसने बढ़ा दिया। राधे श्याम जी के चेहरे पर अभी भी डर दिखाई दे रहा था। उन्होंने बहू को विमला जी के कमरे में जाने का इशारा किया। कमरे में प्रवेश करते ही वो सासू माँ के पास जाकर बैठ गई। माथे पर हाथ रखा तो पता चला उनका शरीर आग की भांति जला जा रहा है। उसने तुरंत ही थर्मोमीटर से उनका टेम्परेचर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनकी सासू माँ को बहुत ही हाई फीवर हो रखा था। उसने अपने कमरे में जाकर दवाइयाँ ढूंढना शुरू कर दी कि तभी मोहल्ले में बिजली चली गई। उसने किसी तरह टॉर्च जलाकर दवाइयाँ ढूंढ निकाली और फिर से सासू माँ के कमरे में जा पहुंची। एक हाथ में मोमबत्ती और दूसरे हाथ में दवाई लेकर उसने सासू माँ को धीरे से जगाया। फिर अपने हाथों से दवाई खिलाई। कुछ दिनों से इस मोहल्ले में लगातार बिजली जा रही है। पता नहीं है बिजली भी कब दोबारा आएगी। मोमबत्ती जलाकर वो सारी रात उनके पास बैठकर पंखा करती रही। कुछ साल पहले ही दीपिका और राहुल की शादी हुई थी। बचपन में ही माँ के गुजर जाने के बाद दीपिका को कभी माँ का प्यार नहीं मिल पाया था। बाबूजी ने ही उसे बचपन से माँ और पापा दोनों का प्यार दिया था। पर कुछ समय बाद जब उसकी दूसरी माँ आई तब बाबूजी को लगा था कि शायद दीपिका को अब माँ का प्यार मिल जाएगा। उसके किस्मत में शायद माँ का प्यार लिखा ही नहीं था। दूसरी माँ अपने बच्चों को तो बहुत ही प्यार करती, पर दीपिका इसी प्यार, ममता और स्नेह पाने के लिए तरसती रहती। किस तरह दिन गुजर रहे थे। दीपिका भी अपनी दूसरी माँ के कभी मुंह नहीं लगती थी। बाबूजी का प्यार अभी भी दीपिका के लिए बरकरार था। बाबूजी दूसरी माँ के आने के बाद भी उसे बहुत ही लाड प्यार और दुलार करते रहे। अब दीपिका धीरे धीरे बाबूजी के सपोर्ट से एक के बाद एक परीक्षाएं पास करती गई। कई सालों के मेहनत के बाद वो अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई थी। उसकी पोस्टिंग बेंगलुरु में कर दी गई। क्योंकि दूसरी माँ के बच्चों ने कोई खास मुकाम हासिल नहीं किया था, इसलिए उसकी दूसरी माँ को उससे अब ईर्ष्या होने लगी। दीपिका की नौकरी लग जाने के बाद बाबूजी बहुत ही खुश थे, पर जो खुश नहीं थे वो थी उसकी दूसरी माँ। वो हमेशा दीपिका के हर काम में अड़चन डालती रहती थी। जब कभी दीपिका बाबूजी से मिलने घर आती तो उसमें कुछ न कुछ गलतियाँ निकालकर उसे 2 बातें सुना देती। घर का माहौल शांतिपूर्ण बने रहे इसलिए बाबूजी दीपिका को समझाकर उसे चुप करा देते। अब दीपिका की शादी की उम्र भी हो चली थी तो बाबूजी ने रिश्ता देखना भी शुरू कर दिया था। कई रिश्ते देखने के बाद उन्होंने दीपिका का रिश्ता राहुल से तय कर दिया। राहुल एक बहुत बड़े कपड़े का व्यापारी था। इतना अच्छा रिश्ता देखकर दीपिका की दूसरी माँ ईर्ष्या की आग में जलकर राख हो रही थी। उसने कई तरह के षड्यंत्र करके इस शादी को रुकवाना चाहा, पर वह सफल नहीं रही। राहुल के माता पिता दीपिका के ससुराल आते ही उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे। दीपिका के आने से अब घर में सुख समृद्धि बढ़ता ही जा रहा था। विमला जी भी दीपिका की पूरी तरह ख्याल रखती थी और दीपिका भी अपनी सासू माँ की सेवा अपना कर्तव्य मानकर करती थी। रीजू के जन्म के बाद अब सासू माँ रीजू का ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रखने लगी थी। परिवार में आपसी प्रेम को देखकर कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता था कि ये सास बहू है। उनके बीच का प्रेम तो माँ बेटी जैसा प्रतीत होता था। एक दिन दीपिका की दूसरी माँ उसके ससुराल आ पहुंची। सासू माँ ने उनका अच्छे से स्वागत किया। स्वादिष्ट पकवान बनाए गए। शाम को चाय नाश्ते के बाद दीपिका की दूसरी माँ ने विमला जी के कानों में विष घोलना शुरू कर दिया। समधन जी, मेरी बेटी कुछ ज्यादा ही चालाक है। वो आपको अपनी मीठी मीठी बातों से फुसलाकर आपका जायदाद हड़पने की ताल कर रही है। आपको मैं पहले से ही ये जानकारी दे रही हूँ। बाद में आप मुझे कहने मत आइएगा कि मैंने आपको बताया नहीं था। उसकी नज़र तो आपके बैंक में रखे गए पैसों और आपके बेटे की कमाई पर है। दीपिका की माँ ने भड़काते हुए कहा, आपको शायद किसी ने गलत जानकारी दी है समधन जी। मेरी दीपू बहुत ही अच्छी बच्ची है। वो हम सबका बहुत ही ख्याल रखती है। घर में आज तक कभी उसने ऊंचे स्वर में बात किससे नहीं किया है। आप यूं ही उस पर गलत विचार व्यक्त कर रही हैं। विमला जी ने दीपिका की माँ को समझाते हुए कहा, नहीं समधन जी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है।
उसके हाव भाव देखकर आपको पता नहीं पड़ेगा कि उसके मन में चल क्या रहा है। खैर, शादी तो हो गई है, पर मैं आपको इतना ही कहूंगी कि आप उस पर अपनी नजर बनाए रखना, कहीं वो आपके घर की तिजोरी साफ करके मालकिन न बन बैठे। दीपिका की माँ ने अब अपने प्लानिंग के मुताबिक सासू माँ को उस्काना चाहा। विमला जी से अब रहा नहीं गया और वे गुस्से में कहने लगी, दीपिका अब इस घर की बहू है और उसे मैं अपनी बेटी का दर्जा दे चुकी हूँ। मुझे सब पता है कि आपने उसके साथ कितने अच्छे तरह से बर्ताव किए हैं। जिस बेटी के बारे में आप मनगढ़ंत बातें कह रहे हैं, उसी ने ही इस घर को संवार कर रखा है। जब राहुल के व्यवसाय में 3 लाख का घाटा हो गया था, तब बहू ने ही अपने बैंक के पैसों से उसकी मदद करी थी। जब राधेश्याम जी के आंखों का ऑपरेशन होकर उन्हें घर लाया गया था, तब बहू ने ही उनकी सेवा की थी। समय पर खाना देना, उन्हें दवाइयाँ ठीक तरह से खिलाना, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर उनका चेकअप करवाना, यह सारे काम बहू ने अकेले हाथों से ही किया है। घर में तो वो मेरी मदद लेना ही नहीं चाहती है, पर मैं ही हूँ कि उसकी मदद करने में कभी जी नहीं चुराती हूँ। आपने तो कभी उसे अपनी बेटी का दर्जा दिया ही नहीं, तो आपको कैसे मालूम होगा कि उसके व्यवहार कैसे हैं? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने शादी रुकवाने के लिए न जाने कितने षड्यंत्र रचे हैं। वो तो मैं थी कि कभी दूसरों के बातों में नहीं आई, नहीं तो आज मैं दीपिका जैसी सुशील बहू को खो चुकी होती। आप केवल दीपिका की माँ है, इसी लिहाजवश मैं आपका सम्मान कर रही थी, पर अब आपने वो दर्जा खो दिया है। मैं नहीं चाहती कि कोई आकर मेरी बहू के बारे में मनगढ़ंत बातें करके सास बहू में अंतर उत्पन्न करे। मैं अपनी बहू को अच्छी तरह से जानती हूँ और पहचानती भी हूँ, इसलिए मैं अब और आपकी ये बकवास नहीं सुन सकती। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, नहीं तो मेरे मुंह से कौन से अपशब्द निकल जाएं, इसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानूंगी। दीपिका की माँ अब मुंह लटकाकर घर से बाहर निकल गई। मुख्य द्वार पर खड़ी दीपिका ने दोनों की बातें सुन ली थी। सासू माँ को उसके लिए इतना प्यार देखकर उसके आंखों के कोर गीले हो आए। वो जाकर सासू माँ के गले लग गई और रोते हुए पूछने लगी, मुझे तो डर लग रहा था कि आप कहीं मेरी माँ की बातों पर विश्वास न कर लें। आखिर आपने उनकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं किया? अब विमला जी ने बहू के आंसू को पोंछते हुए कहा, अरे पगली, मैं विश्वास कर भी कैसे लेती? जिस दिन हम तुझे पहली बार देखने के लिए आ रहे थे, तब रास्ते में हमने तुझे एक बुजुर्ग को रोड क्रॉस कराते हुए देखा था। जिस तरह के अपनापन मैंने उस दिन तेरे अंदर देखा था, मेरी आंखों में तू साक्षात लक्ष्मी बन गई थी। तेरी माँ की बातों को सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वह सास बहू में करवाहट घोलने आई है, इसलिए मैंने उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना ही उचित समझा। अब सुबह हो आई थी और किसी के शीतल हाथों के स्पर्श से दीपिका की आंख खुली। अपने सामने विमला जी को खड़े देखकर दीपिका के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। तू जाकर विश्राम कर बेटी, रात को तेरे ऊपर से बहुत धकल गई है। इस मोमबत्ती की रोशनी में ही तू मुझे पंखा करती रही। विमला जी ने अब उसे बड़े ही प्यार से उठाते हुए कहा, तेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है बहू। अच्छा चल, तू जाकर अपने कमरे में विश्राम कर, मैं तेरे लिए एक कप गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाती हूँ। नहीं माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप कल रात्रि से ही बीमार है। एक रात की सेवा करके मैं कैसे बीमार हो सकती हूँ? आप जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए, मैं इधर का काम संभाल लूंगी। नहीं बहू, मैं अब ठीक हूँ। तेरे इसी सूझबूझ के चलते ही हमारे इस रिश्ते में हमेशा प्यार बना रहता है। तो फिक्र क्यों करती है? मैं तो तेरे हमेशा साथ हूँ। इतना कहकर विमला जी अपनी बहू का हाथ पकड़कर हंसती खेलती हुई रसोई में उसका हाथ बटाने के लिए चली गई। इसी तरह से दोनों सास बहू में आपस का प्रेम हमेशा के लिए बना रहा। कभी भी दूसरों के बातों पर बिना सच्चाई को जाने यकीन करके अपने रिश्तों में दरार न आने दे। आपसे प्रेम को अटूट रखने का मूल मंत्र आपसे सूझबूझ और एक दूसरे पर भरोसा करना ही है। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।